नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी, बादलों के घेरे, जो कि यूपीएससी हायर के पाठ्यक्रम में लगी हुई है तथा एक दुनिया समानांतर कहानी संग्रह की भी प्रमुख कहानी है। तो ऐसी महत्वपूर्ण कहानी को सुनने से पहले जानेंगे संक्षिप्त सा परिचय कृष्णा सोबती जी का, जो कि इस कहानी की लेखिका हैं। तो आइए चलते हैं कृष्णा सोबती का परिचय जानने। कृष्णा सोबती का जन्म पाकिस्तान के गुजरात प्रांत में 18 फरवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद इनका परिवार दिल्ली में आकर रहने लगा और यहीं पर इन्होंने साहित्य सेवा को प्रारंभ किया। अपनी रचना के माध्यम से कृष्णा सोबती ने नारी के ऊपर होने वाले विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को उजागर किया। उनकी विभिन्न समस्याओं के साथ उन्हें प्राप्त होने वाले सामाजिक अश्लीलता का भी उन्होंने बहुत ही वर्णन किया। प्रख्यात लेखिका कृष्णा सोबती जी को जिंदगी नामा के लिए 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2017 में प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया। ऐसी महान प्रतिभा की धनी लेखिका का साहित्य सृजन अमूल्य है। साहित्य रचना में इन्होंने स्वतंत्र और मूल समस्याओं को उजागर करने का प्रयत्न किया। नारी समाज के अत्याचार से जुड़ी हुई मूल समस्याओं का उल्लेख किया। आपके प्रमुख उपन्यास डार से बुछरी 1958, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, जिंदगी नामा 1959, जिसको कि साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। मित्रों मरजानी, ए लड़की, दिनों दाने, समय सरगम, यारों के यार, तीन पहाड़ और प्रमुख कहानी संग्रहों में बादलों के घेरे 1980, सिक्का बदल गया और संस्मरण में हम हसमत, जो कि 3 भाग में है, सोबती एक सोहबत, शब्दों के आलोक, सोबती वैद्य संवाद, मुक्तिबोध, एक व्यक्तित्व, सही की तलाश में, मार्फत दिल्ली, लोक लेखक का जनतंत्र और यात्रा ख्याल में बुद्ध का मंडल, लद्दाख। आपको साहित्य सम्मान साहित्य अकादमी सम्मान 1980 में मिला, शिरोमणि सम्मान 1981 में मिला, हिंदी अकादमी पुरस्कार 1982 में मिला, शलाका पुरस्कार 2001 में मिला और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में मिला। ऐसी महान प्रतिभा की धनी लेखिका कृष्णा सोबती जी का 25 फरवरी 2019 में निधन हो गया। तो आइए चलते हैं इनकी प्रख्यात कहानी, जो कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई है, को जानने। बादलों के घेरे। भुवाली की एक छोटी सी कॉटेज में लेटा लेटा मैं सामने के पहाड़ देखता हूँ। पानी भरे सूखे सूखे बादलों को देखता रहता हूँ। बिना आँखों के भटक भटक जाती धुंध के निष्फल प्रयास देखता हूँ और फिर लेटे लेटे अपने तन का पतझड़ देखता हूँ। सामने पहाड़ के रूखे हरियाले में रामगढ़ जाती हुई पगडंडी मेरी बाँह पर उभरी लंबी नस की तरह चमकती है। पहाड़ी हवाएं मेरी उखड़ी उखड़ी सांस की तरह कभी तेज कभी हौले से इस खिड़की से टकराती हैं। पलंग पर बिछी चद्दर और ऊपर पड़े कम्बल से लिपटी मेरी देह चूने की सी कच्ची तह की तरह घुल घुल जाती है और बरसों के ताने बाने से बुनी मेरे प्राणों की धड़कन हर क्षण बंद हो जाने के डर से चूक जाती है। मैं लेटा रहता हूँ और सुबह हो जाती है। मैं लेटा रहता हूँ, शाम हो जाती है। मैं लेटा रहता हूँ और रात झुक जाती है। दरवाजे और खिड़कियों के पर्दे मेरी ही तरह दिन रात सुबह शाम अकेले मौन भाव से लटके रहते हैं। इन्हें कोई भरे भूरे हाथों से उठाकर कमरे की बाहर ओर नहीं बढ़ा जाता। रात सुबह शाम बारी बारी से मेरी सैया के पास घिर आती हैं और मैं इन्हें अपनी फीकी आंखों से अंधेरे और उजाले को नहीं, लोहे के पलंग पर पड़े अपने आप को देखता हूँ। अपने इस अछूते टूटते तन को देखता हूँ और देखता रह जाता हूँ। आज इस रह जाने के सिवाय और कुछ मेरे बस में नहीं रह गया। सब अलग सा जान पड़ता है। अपने कंधों से जुड़ी बाहों को देखता हूँ। मेरी बाहों में लगी वे भरी भरी बाहें कहाँ है? कहाँ है वह सुगंध भरे केश जो मेरे वक्ष पर बिछ जाते थे? कहाँ है वे रस भरे अधर जो मेरे रस में भीग भीग जाते थे? सब था मेरे पास, बस मैं आज सा नहीं था। जीने का संग था, सोने का संग था और उठने का संग था। मैं धुले धुले सिरहाने पर सिर डालकर सोता रहता और कोई हौले से चूमकर कहता, उठोगी नहीं, भोर हो गई।
आंखें बंद किए कि यही हाथ उस मोह भरी देह को घेर लेते और रात के बीते क्षणों को सूंघ लेने के लिए अपनी ओर झुककर कहते, इतनी जल्दी क्यों उठाती हो? हल्की सी हंसी और बाहें खुल जाती, आंखें खुल जाती और गृहस्थी पर तो सुबह हो आती। फूलों की महक में नाश्ता लगता, ताजे धुले कपड़ों में लिपट कर गृहस्थी की मालकिन अधिकार भरे संयम से सामने बैठकर रात के सपने साकार कर देती। प्याले में दूध उड़ेलती, उन उंगलियों को देखता, क्या मेरे बालों को सहला सहला कर सिहरा देने वाला स्पर्श इन्हीं की पकड़ में है? आंचल को थामे आगे की ओर उठता हुआ कपड़ा जैसे दोनों ओर के मिठास को संभालने में सतर्क रहता। क्षण भर को लगता, क्या गहरे में जो मेरा अपना है या उसके ऊपर का आवरण है, या जो केवल मेरा है वह इससे परे, इसके नीचे कहीं और है। एक शिथिल मगर बहती बहती चाह विभोर कर जाती। मैं होता, मुझसे लगी एक और देह होती, उसमें मिठास होती जो रात में लहरा लहरा जाती और एक रात भुआली के इस क्षयग्रस्त गलियारे में आती। कंबल के नीचे पड़ा पड़ा मैं दवा की शीशियाँ देखता हूँ, मैं उन पर लिखे विज्ञापन देखता हूँ। घूंट भर जब इन्हें पीता हूँ तो सोचता हूँ, तन के रस रीत जाने में हाड़ मांस सब काट हो जाते हैं। मिट्टी नहीं कहता हूँ, मिट्टी हो जाने से तो मिट्टी से फिर रस उभर आता है। अभी तो मुझे मिट्टी होना है। कैसे सरकते थे दिन, तन मन को सहलाते बहलाते। उस रात को मैं आज इस शून्य में टटोलता हूँ। सर्दियों के एकांत मौन में एकाएक किसी का आदेश पाकर मैं कमरे की ओर बढ़ता हूँ। बल्ब के नीले प्रकाश में दो अधकुली थकी थकी पलकें जरा सी उठती हैं और बाहों के घेरे तले सोए शिशु को देखकर मेरे चेहरे पर ठहर जाती हैं, जैसे कहती हूँ, तुम्हारे आलिंगन को तुम्हारा ही तन देकर सजीव कर दिया। मैं उठता हूँ, ठंडे मस्तिष्क को अधरों से छूकर यह सोचते सोचते उठता हूँ कि जो प्यार तन में जगता है, तन से उपजता है, वही देह पाकर दुनिया में भी जी जाता है। पर कहीं एक दूसरा प्यार भी होता है जो पहाड़ के सूखे बादलों की तरह उठ उठाता है और बिना बरसे ही भटक भटक रह जाता है। बरसों बीते, एक बार गर्मी में पहाड़ गया था। बुआ के यहाँ पहली बार उसे आंखों से ही देखा था। धूपाती सुबह थी, नाश्ते की मेज से उठा तो परिचय करवाते करवाते ना जाने के बुआ का सर जरा सा अटका था। श्वास लेकर कहा, मन्नो से मिलो रवि, 2 ही दिन यहाँ रुकेगी। बुआ के मुख से यह फीका परिचय अच्छा नहीं लगा। सांस भरकर बुआ का वह 2 दिन कहना किसी कड़ेपन को झेल लेने सा लगा। वह कुछ बोली नहीं, सिर हिलाकर अभिवादन का उत्तर दिया और जरा सा हंसती। उस दूर दूर लगने वाले चेहरे से मैं अपने को लौटा नहीं सका। उस पतले किंतु भरे भरे मुख पर कसकर बंधे घुंघराले बालों को देख मन में कुछ ऐसा हो आया कि किसी ने गहरे उलाहने की सजा अपने को दे डाली है। सब उठकर चले आए तो बुआ के बच्चे उस दुबली देह पर खड़े आंचल को खींचकर स्नेहवश उन बाहों से लिपट गए। मन्नू जीजी, मन्नू जीजी। बुआ किसी काम से अंदर जा रही थी। खिलखिलाहट सुनकर लौट पड़ी। बुआ का वह कठिन बंधा और खिंचावट को छिपाने वाले चेहरे को मैं आज भी भूला नहीं हूँ। कड़े हाथों से बच्चों को छुड़ाती, ठंडी निगाह से मन्नू को देखती हुई ढीले स्वर में बोली, जाओ मन्नू, कहीं घूम आओ। तुम्हें उलझा उलझा कर तो ये बच्चे तंग कर डालेंगे। माँ की घुड़की आंखों ही आंखों में समझ बच्चे एक और हो गए। बुआ के खाली हाथ जैसे झेप कर नीचे लटक गए हो। मन्नू की बड़ी बड़ी आंखों की घनी पलकें ना उठी ना गिरी, बस एकटक बुआ को देखती रही। बुआ इस संकोच से उभरी तो मन्नू धीमी गति से फाटक से बाहर हो गए। कुछ समझ लेने के लिए आग्रह से बुआ से पूछा, कहो तो बुआ, क्या बात है? बुआ अटकी पर झिझक कर बोली, बीमारी है रवि। 2 बरस सैनिटोरियम में रहने के बाद अब जेठ जी ने वहीं कॉटेज ले दी है। 7 घर पर पुराना नौकर रहता है। कभी अकेले जी उब जाता है तो 2-4 दिन शहर चली आती हैं। नहीं नहीं बुआ, मैं धक्का खाकर जैसे विश्वास नहीं करना चाहता था। रवि, जब कभी 4-6 महीने बाद लड़की को देखती हूँ तो भूख प्यास सब सूख जाती है। मैं बुआ की इस सच्चाई को क्रोध लेने को कहता हूँ। बुआ, बच्चों को एकदम अलग करना ठीक नहीं हुआ। पल भर तो रुक जाती। बुआ ने बहुत कड़ी निगाह से देखा, जैसे कहना चाहती हूँ, तुम यह सब नहीं समझोगे, और अंदर चली गई। बच्चे अपने खेल में जुट गए थे। मैं खड़ा खड़ा बार बार सिगरेट के धुएं से अपने तन का भय और मन की जिज्ञासा उड़ाता रहा। कितनी घुटन होगी उन प्राणों में। फिर हुआ भी तो कुछ गलत नहीं था। उलझा उलझा सा मैं बाहर निकला और उतराई उतरकर झील के किनारे किनारे हो गया। सड़क के साथ साथ इस ओर छाँ थी।
उछल उछल आती पानी की लहरें कभी धूप से रुपहली हो जाती। देवी के मंदिर के आगे पहुंचा तो रुका, जंगले पर हाथ टिका, झील में नौकाओं की ओर दौड़ता रहा। बलिष्ठ हाथों में चप्पू थामे कुछ युवक तेज रफ्तार तल्ली ताल की ओर जा रहे थे। पीछे की किश्ती में अपने तन मन से बेखबर एक प्रौढ़ बैठा ऊँघ रहा था। उसके पीछे बोट क्लब की किश्तियों में विदेशी युवतियां और 2-4 पाल वाली नौकाएं। एकाएक किश्ती में नहीं, जैसे पानी के बीच सतह पर वही पीला चेहरा देखता हूँ, वही बड़ी बड़ी आंखें, वही दुबली पतली बाहें, वही बुआ की घरवाली मन्नू। 2-4 बार मन ही मन में दोहराता हूँ, मन्नू मन्नू। लगता है ऊंचे किनारे पर खड़ा हूँ और पानी के साथ साथ मन्नू भी चल रही है। खिंचे घुंघराले बाल, अनझपकी पलके पर बुआ कहती थी, बीमार है मन्नू, बीमार है। जंगले पर से हाथ उठाकर बुआ के घर की दिशा में देखता हूँ। चीना की चोटी अपने पहाड़ी संयम से सिर उठा सदा की तरह सीधी खड़ी है। एक ढलती सी पथरीली ढलान को उसने जैसे हाथ में थाम रखा है। और मैं नीचे इस सड़क पर खड़े सोचता हूँ, सब कुछ रोज जैसा है, केवल मन से उभर उभर आने वाली 2 नन्ही नई आंखें हैं। उन 2 आंखों के पीछे की बीमारी जिसे कोई छू नहीं सकता, कोई उबार नहीं सकता। घर पहुंचा तो बुआ बच्चों को लेकर कहीं बाहर चली गई थी। कुछ देर ड्राइंग रूम में बैठा बैठा बुआ के सुघड़ हाथों द्वारा की गई सजावट को देखता रहा। कीमती फूलदानों में लगाई गई पहाड़ी झाड़ियां सुंदर लगती थी। कैबिनेट पर बड़ी कीमती फ्रेम में लगे परिवार चित्र के आगे खड़ा हुआ तो बुआ के साथ खड़े फूफा जी की ओर देखकर सोचता रहा कि बुआ के लिए इस चेहरे पर कौन सा आकर्षण है, जिससे बंधी बंधी वह दिन रात वर्ष मास अपने को निभाती चली आती हैं। पर नहीं, बुआ के ही नहीं, घर में होकर यह सोचना सील से परे है। झिझक कर ड्राइंग रूम से निकलता हूँ तो अपने कमरे की सीढ़ियाँ चढ़ जाता हूँ। सिगरेट जलाकर झील के दक्षिणी किनारे पर खुलती खिड़की के बाहर देखने लगता हूँ। हरे पहाड़ों के छोटे बड़े आकारों में टीन की लाल लाल छतें और बीच में मटियाली पगडंडियाँ। बुआ खाने तक लौट आएंगी और मन्नू भी तो। देर तक बैठा बैठा किसी पुराने अखबार के पन्ने पलटता रहा। खाना लगेगा साहिब? बुआ कब तक लौटेंगी? खाने को तो मना कर गई हैं। कथन के रहस्य को मैं इन अर्थहीन सी आंखों में पड़ जाने के प्रयत्न में रहता हूँ। और जो मेहमान है, नौकर तत्परता से झुककर बोला, आपके साथ नहीं साहब, वह अलग ऊपर खाएंगी। मैं एक लंबी सांस भरकर जले सिगरेट के टुकड़े को पैर के नीचे कुचल देता हूँ। शायद खाने के डर से छुटकारा पाने पर, या शायद साथ न खा सकने की व्यवस्था पर, उस खाने की मेज पर अकेले खाना खाते खाते क्या सोच रहा था। बस इतना याद है कि कांटे छुरी से उलझता बार बार मैं बाहर की ओर देख रहा था। मीठा कौर मुंह में लेते ही घोड़े की टाप सुनाई दी। ठिठक कर सुना, सलाम साहिब। धीमी सधी हुई आवाज़, 2 घंटे तक पहुंच सकोगे ना? जी हुजूर। सीढ़ियों पर आहट हुई और शायद अपने कमरे तक पहुंचकर खत्म हो गए। खाने के बर्तन उठ गए, मैं दोबारा उठा नहीं। कॉफ़ी पी लेने के बाद भी वहीं बैठा रहा। एकाएक मन में आया कि किसी छोटे से परिचय से मन इतनी दुविधा क्यों उपजा लेता है। आखिर किसी से मिल ही लिया तो उसके लिए ऐसा क्यों हुआ जा रहा हूँ। घंटे बार बाद में किसी पैरों की चली सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ा जा रहा था। खुले द्वार पर पर्दा था, हौले से थाप दी, चले आइए। पर्दा उठाकर देहरी पर पाँव रखा। हाथ में कश्मीरी शॉल लिए मन्नू सूटकेस के पास खड़ी थी। देखकर चौंकी नहीं, सहज स्वर में कहा, आइए। फिर सोफे पर फैले कपड़े उठाकर कहा, बैठिए। बैठा बैठा सोचा, बुआ के घर भर में सबसे अधिक सजा और साफ कमरा यही है। नया नया फर्नीचर, कीमती पर्दे और हल्के पीले कपड़ों में लिपटी मन्नू। अच्छा लगा। बात करने को कुछ भी ना पा बोला, आप लंच तो? जी मैं कर चुकी हूँ। और भरपूर मेरी ओर देखते हुए बोली, जैसे मैं कुछ कहलवा लेने को कहता हूँ। बुआ तो कहीं बाहर गई हैं। सिर हिलाकर मन्नू शॉल की तह लगाती है और सूटकेस में रखते रखते कहती, शाम से पहले ही नीचे उतर जाऊंगी। बुआ से कहिएगा एक ही दिन को आई थी। बुआ तो आती होंगी। इसका उत्तर न शब्दों में आया, न चेहरे पर। कहते कहते एक बार रुका, फिर न जाने कैसे आग्रह कहा, एक दिन और नहीं रुकेंगी? वह कुछ बोली नहीं, बंद करते सूटकेस पर झुक रही थी। फिर पल भर बाद जैसे स्नेह भरे हाथ से अपने बालों को छुआ और हंसकर कहा, क्या करूंगी यहाँ रुक कर रहकर। भुवाली के इतने बड़े गांव के बाद यह छोटा सा शहर मन को नहीं भाता। छोटी सी खिलखिलाहट और कड़वाहट से परे का व्यंग आज इतने वर्षों बाद भी वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही सुन रहा हूँ। और वही हंसी, वही पीली सी सूरत। हम संग संग नीचे उतरे। मेरी बाहों पर मन्नू का कोट था। नौकर और माली ने झुककर सलाम किया और अतिथि से इनाम पाया। साइस ने घोड़े को थपथपाया। हुजूर चढ़ेंगी? उड़ती उड़ती नजर उन आंखों
की बाह पर लटके कोट पर लटकी। पैदल जाऊंगी, घोड़ा आगे आगे चला लीजिए। चाहा कि घोड़े पर चढ़कर जाने के लिए अनुरोध करूं, पर कह नहीं पाया। फाटक के बाहर होते होते वह पल भर को पीछे मुड़ी, जैसे छोड़ने के पहले घर को देखना चाहती हूँ। एकाएक अपने को संभाल कर नीचे उतर गई। टैक्सी खड़ी थी, सामान लदा। ड्राइवर ने उन कठिन क्षणों को भाप कर कहा, कुछ देर और है साहिब। मन्नो ने इस बार कहा नहीं। कोट लेने के लिए मेरी ओर हाथ बढ़ा दिया। कार में बैठी तो कुली ने तत्परता से पीछे से कंबल निकाला और घुटनों तक डालते हुए कहा, कुछ और मेम साहिब। घुंघराली छाह ढीली सी होकर सीट के साथ जा टिकी। घुटनों पर पतली पतली सी विवश बाहें फैलाते हुए धीरज कहा, नहीं नहीं, कुछ और नहीं, धन्यवाद। अधखुले कांच से अंदर झांका। मुख पर थकान के चिन्ह थे, बाहों में मछली मुखी कंगन थे। आंखों में क्या था यह मैं पढ़ नहीं पाया। वह पीली पतझड़ी दृष्टि उन हाथों पर जमी थी जो कम्बल पर एक दूसरे से लगे मौन पड़े थे। कार स्टार्ट हुई, मैं पीछे हटा। कार चल दी। विदाई के लिए ना हाथ उठे ना धर हिले। मोड़ तक पहुंचने तक पीछे के शीशे से सादगी से बंधा बालों का रिबन देखता रहा और कुछ देर वह दर्दीले धन्यवाद की गूंज सुनता रहा। वे पल अपनी कल्पना से आज भी लौटाना चाहता हूँ तो जी कुछ होने लगता है। उस कार को भगा ले जाने वाली सूखी सड़क से घूमकर मैं ताल के किनारे किनारे जा रहा था। अपने को समझाने बुझाने पर भी वह चेहरा, वह बीमारी मन से नहीं उतरती। रुक रुक कर, थक थक कर, जैसे उस दिन घर की चढ़ाई चढ़ा था, उसे याद कर आज भी निढाल हो जाता हूँ। बरामदे से कुली फर्नीचर निकाल रहे थे। मन धक्का खाकर रह गया। तो उस मन्नो के कमरे की सजावट, सुख सुविधा सब किराए पर बुआ ने जुटाए थे। दोपहर में बुआ के प्रति जो कुछ जितना अच्छा था वह सब उल्टा हो गया। आगे बढ़ा तो द्वार पर बुआ खड़ी थी। संदेह से मुझे देख और पास खड़े होकर फीके गले से कहा, रवि हाथ मुंह धो डालो, सामान सब तैयार मिलेगा, वहाँ जल्दी लौटोगे ना, चाय लगने को ही है। चुपचाप बाथरूम में पहुँच गया। सामान सब था। मुँह हाथ धोने से पहले गिलास में ढककर गर्म पानी से गला साफ किया। ऐसा लगा किसी घुटी घुटी जकड़ से बाहर निकल आया हूँ। कपड़े बदल कर जा बैठा। बच्चे नहीं, केवल बुआ थी। बुआ ने चाय उड़ेली और प्याला आगे कर दिया। बुआ। बुआ ने जैसे सुना नहीं। बुआ। पल भर के लिए अपने को ही कुछ लगा कि किसी और को पुकारने के लिए बुआ को पुकार रहा हूँ। बुआ ने विवश होकर आंखें ऊपर उठाई। समझ गया कि बुआ चाहती हैं कि कुछ नहीं कहूँ, पर मैं रुका नहीं। बुआ 2 दिन की मेहमान तो एक ही दिन में चली गई। सुनकर बुआ चम्मच से अपनी चाय हिलाने लगी। कुछ बोली नहीं। इस मौन से मैं और भी निर्दयी हो गया। कहती थी बुआ से कहना एक ही दिन के लिए आई थी। इससे आगे बुआ जैसे कुछ सुन नहीं सकी। गहरी लंबी श्वास और आहत आंखों से मुझे देखा। तुम कुछ और नहीं कहोगे रवि। चाय का प्याला छोड़ वह कमरे से बाहर हो गई। उस रात दौरे से फूफा जी के लौटने की बात थी। नौकर से पूछा तो पता लगा 2 दिन के बाद आने का तार आ चुका है। चाहा एक बार बुआ के कमरे तक हुआ, पर संकोच बस उठे नहीं पैर। देर बाद सीढ़ियों को मैं अपने को पाया तो सामने मन्नो का कमरा खाली था। आगे बढ़कर बिजली जलाई, सब खाली था। न पर्दे, न फर्नीचर, न मन्नो। एकाएक अंगीठी में लगी हुई लकड़ियों को देखकर मन में आया कि आज रात यहीं रहती तो रात देर गए इसके पास यहीं बैठी रहती और मैं शायद इसी तरह जब आया हूँ तो उसके पास आता। और यह सब मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ। किसी अनदेखे भय से घबराकर नीचे उतर आया। खिड़की से बाहर देखा, अंधेरा था। सिरहाना खींचा, बिजली बुझाई और बिस्तर पर पड़े पड़े भुआली की वह छोटी सी कॉटेज देखता रहा जहाँ अब तक मन्नो पहुँच गई होगी। रवि। मैं चौंका नहीं। यह बुआ का स्वर था। बुआ अंधेरे में ही पास आकर बैठी और हौले से सिर सहलाती हुई बोली, सहलाती नहीं, बुआ। बुआ का हाथ पल भर को थमा, फिर कुछ झुककर मेरे माथे तक आ गया। रूंधे गले से कहा, रवि तुम्हें नहीं, उस लड़की को दुलराती हूँ। अब यह हाथ उस तक नहीं पहुँचता। मैं बुआ का नहीं, मन्नो का हाथ पकड़ लेता हूँ। बुआ देर तक कुछ नहीं बोली, फिर जैसे कुछ समझते हुए अपने को कड़ा कर कहा, रवि उसके लिए कुछ मत सोचो, उसे अब रहना नहीं है। मैं बुआ के स्पर्श तले सिहर कर रह गया। बुआ मुझे ही कौन रहना है। आज बरसों बाद भुआली में पड़े पड़े मैं असंख्य बार सोचता हूँ कि उस रात मैं अपने लिए यह क्यों कह गया था। वे अभिशाप के बोल जो दिन रात मेरे स्तन पर से सच्चे उतरते जा रहे हैं। सुनकर बुआ को कैसा लगा नहीं जानता। वे हाथ खींच उठी, रोशनी की और पूरी आंखों से मुझे देखकर अविश्वासपूर्ण भर्त्सना से कहा, पागल हो गए हो रवि। उसके साथ अपनी बात जोड़ते हो जिसके लिए कोई राह नहीं रह गई, कोई और राह नहीं रह गई। कुर्सी पर बैठते बैठते कहा, रवि तुम तो उस सुबह शाम
तक ही देख पाए हो। मैं उसे बरसों से देखती आई हूँ और आज पत्थर से निष्ठुर हो गई हूँ। उसे अपना बच्चा ही करके मानती रही हूँ। यह नहीं कहूँगी, अपने बच्चों की तरह तो अपने बच्चों के सिवा और किसी को नहीं रखा जा सकता। पर जो कुछ जितना भी था, वह प्यार व देखभाल सब व्यर्थ हो गए। कभी छुट्टी के दिन उसका बोर्डिंग से आने की राह तकती थी, पर अब उसके आने से पहले उसके जाने का क्षण मनाती हूँ और डर कर बच्चों के लिए घर से बाहर निकल जाती हूँ। बुआ के बोल कठिन हुआ है। रवि, जिसे बचपन में मोहवश कभी डराना नहीं चाहती थी, आज उसी से डरने लगी हूँ, उसकी बीमारी से डरने लगी हूँ। फिर स्वर बदल कर कहा, तुम्हारा ऐसा जीवट मुझ में नहीं है। कहूँ डरती हूँ। बुआ ने यह कहकर मुझे टटोला और मैं बिना हिले डुले चुपचाप लेटा रहा। बुआ असमंजस में देर तक मुझे देखती नहीं, फिर जाने को उठी और रुक कर बोली, इस बार आग्रह में नहीं चेतावनी में। रवि, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जिसके लिए सब राह रुक गई हूँ उसके लिए भटको नहीं। पर उस दिन बुआ की बात मैंने समझा नहीं, चाहने पर भी नहीं। अगले सुबह चाहा कि घूम कर दिन बिता दूं। घोड़ा दौड़ाया, लड़िया काटा पहुंचा और उन्हीं पैरों लौट आया। घर की ओर मुँह ताक करते न जाने क्या मन को कुछ ऐसा लगा कि मुझे कहीं और पहुंचना है। चढ़ाई के मोड़ पर कुछ देर खड़ा खड़ा सोचता रहा। जब दोपहर ढली तो तल्ली ताल की उतरा तो मन के आगे सब साफ था। मुझे भुआली जाना है। बस से उतरा। अड्डे पर रामगढ़ के लाल लाल सेबों के ढेर देखकर यह नहीं लगा कि यह भुआली है। बस मैं सोचता आया था कि वहाँ घुटन होगी, पर चीड़ों के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से लहराती हवाएं बह रही थी। ऊपर छाह उठती, धूप नीचे उतरती और भुआली मन को अच्छी लगी, तन को अच्छी लगी। चौराहे से होकर पोस्ट ऑफिस पहुंचा, कॉटेज का पता लगा लिया और छोटे से पहाड़ी बाजार में होता हुआ पॉइंट की ओर हो लिया। खुली चौड़ी सड़क के मोड़ से अच्छी सी पतली राह ऊपर जा रही थी। जंगले से नीचे देखा, अलग अलग खड़े पहाड़ों के बीच की जगह पर एक खुली चौड़ी घाटी बिछी थी। तिरछे सीधे खेत किसी के घुटने तक रखे कसीदे के कपड़े की तरह धरती पर फैले थे। दूर सामने दक्षिण की ओर पानी का ताल धूप में चांदी के थाल की तरह चमकता था। इस पहली बार भुआली आने के बाद मैं एक बार नहीं कई बार यहाँ आया, लौट कर आया, पर उस आने जैसा आना तो फिर कभी नहीं हुआ। मैं चलता हूँ और कुछ सोचता नहीं। यह सोचता हूँ कि मन्नों के पास जा रहा हूँ, न यह सोचता हूँ कि मैं बस जा रहा हूँ, बस चलता ही जा रहा हूँ। पेड़ के तने पर लिखा था पाइन्स। लकड़ी का फाटक खोलता हूँ और गमले की कतारों के साथ बरामदे तक पहुँच जाता हूँ। कारपेट पर हौले से पाँव रखता हूँ कि कम आवाज़ हो। द्वार खटखटाता हूँ और झुकी कमर पर अनुभवी चेहरा इधर बढ़ता आता है। जान लेता हूँ कि यही पुराना नौकर है। घर में है? बिटिया को पूछते हो? मैं सिर हिलाता हूँ। बिटिया नीचे ताल को उतरी थी, लौटती ही होंगी। मैं बाहर में खुले में प्रतीक्षा करता हूँ। मन्नू अब आ ही रही हैं, आने वाली हैं या आती होंगी। थक कर फाटक की ओर पीठ कर लेता हूँ। जब यह सोचता हूँ कि वह देर से आएंगी तो वह जल्दी आएंगी। घोड़े की टाप सुनाई पड़ती है। अपने को रोक लेता हूँ, मुड़कर नहीं देखता। बाबा पुकार का स्वर लगा कि दो आंखें मेरी पीठ पर हैं। उठा, मन्नू की ओर देखा। आंखों में न आश्चर्य, न उत्कंठा, न उदासीनता, बस मन्नू की ही आंखों की तरह वे दो आंखें मेरी ओर देखती चली गई। बाबा। बूढ़ा नौकर लपक कर घोड़े के पास और लाड से स्वर में बोला, उतरो बिटिया, बहुत देर कर दी, और हाथ बढ़ा दिया। मन्नू सहारा लेकर नीचे उतरी। तनिक अम्मा को बुलाओ। बाबा, मेरा जी अच्छा नहीं है। सुख तो है बिटिया? चिंता का यह सुर सुन बिटिया जरा हंस दी, फिर रुककर लंबी सांस भरकर बोली, अच्छी हूँ बाबा। बड़ी अम्मा से कहो बिछौना लगा दे। बाबा ने बिटिया के लिए कुर्सी खींच दी, फिर सहम कर पूछा, बिटिया लेटोगी? हाँ बाबा। इस बार मन्नू ने झिझक से बाबा की ओर नहीं देखा, जैसे कोई अपराध बनाया हो। फिर मेरी ओर झुककर कहा, क्या बहुत देर हो गई? नहीं। मैं सिर हिलाता हूँ, पर आंखें नहीं। ठहर कर अधिकार से पूछता हूँ, क्या जी अच्छा नहीं? मन्नू पल भर को थकी थकी पलके मूंद लेती और कुछ नहीं बोलती। बूढ़ी दासी दौड़ी दौड़ी शॉल लिए आई और कंधे पर उड़ाकर जैसे अपने को ही दिलासा देने के लिए कहा, बिटिया खाली क्यों घबराने लगी? अब सब ठीक हो जाएगा। इनके लिए चाय भेजूं? मन्नू एकदम से कुछ नहीं कह पाई। कुछ सोचती हुई बोली, अम्मा पूछ कर देखो, पिएंगे तो नहीं। मैं कुछ ठीक समझा नहीं। व्यस्त होकर कहा, नहीं, मुझे अभी कुछ पीना नहीं है। मन्नू ने जैसे ना सुना न मुझे देखा है। फिर जैसे अम्मा को मेरा परिचय की गंभीरता जताने के लिए पूछा, चाची तो अच्छी हैं, अभी चाचा लौटे तो ना होंगे? बड़ी माँ झट समझ गई मन्नू की चाची के यहाँ से आया हूँ और बोली, बेटा आने की खबर दे देते तो मन्नू के लिए कुछ मंगवा लेती।
अम्मा अंदर जाके देखो, मैं थकी हूँ, अब बैठूंगी नहीं। मैं लज्जित सा बैठा रहा। कुछ फल ही लिया था। मन्नो कुछ देर मेरे चेहरे पर मेरा मन पड़ती रही, फिर धीमे से ऐसी बोली मानो मुझे नहीं अपने को कह रही, यहाँ ना कुछ लाना ही ठीक है, ना यहाँ से कुछ ले जाना। मैं अपनी नासमझी पर पछता कर रह गया। मन्नो अंदर चली गई। मैं आप साथ हो लिया। कम्बल उठाकर माँ ने बिटिया को लिटाया, बाल ढीले करते करते माथा छुआ और मेरी कुर्सी पास खींचकर बाहर हो गई। मन्नो बोली नहीं। दुबली सी बाँ तनिक सी आगे की और फिर एकाएक कुछ सोचकर पीछे कर ली। आज जब स्वयं भी मन्नो सा बन गया हूँ, 100 बार अपने को निछावर कर उसी क्षण को लौटा लेना चाहता हूँ। मैं कुर्सी पर बैठा बैठा क्यों उस बाह को छू नहीं सका, क्यों उस हाथ को सहला नहीं सका। उमड़ते मन को किसी ने जैसे जकड़ कर वहीं कुर्सी पर बैठा लिया। क्या था उस झिझक में, क्या था उस झिझकने वाले मन में? रहा होगा यही भय कि अब मुझसे मेरे प्रियजनों को जो दूर रखता है। उसी रात जब जाने को उठा तो आंखों का मुंह पीछे बांधता था, मन का भय आगे खींचता था, और जब जल्दी जल्दी चलकर डाक बगड़े में पहुंच गया तो लगा कि मुक्त हो गया हूँ, क्षण क्षण जकड़ते बंधन से मुक्त हो गया हूँ। वह मुझे कितनी भली चाहता हूँ। आज एक बार फिर मन्नो देखती तो रात भर ठीक से सो नहीं पाया। बार बार नींद में लगता कि भुआली में हूँ, भुआली में सोया हूँ। वही पाइंस का बड़ी बड़ी खिड़कियों वाला कमरा है। मन्नो के पलंग पर लेटा हूँ और पास बड़ी कुर्सी पर बैठी मन्नो अपनी उन्हीं 2 आंखों से मुझे निहारती है। मैं हाथ आगे करता हूँ, वह थोड़ा सा हंसकर सिर सहलाती हुई कहती, नहीं, इसे कंबल के नीचे कर लो, अब इसे कौन छुएगा। मन्नो कुछ कहती नहीं, हंस भर देती है। रात भर इन 2 सपनों में भटकने के बाद जगह तो बुआ दिख पड़ी। कुछ हाथ नहीं लगेगा रवि। अगली कड़ी मित्रों, हम लोग आज इस कहानी को आधे भाग में ही वाचित करेंगे। इसका दूसरा भाग पुनः लेकर आएंगे क्योंकि बहुत ही विस्तृत कहानी है और इसका वाचन 2 भागों में करने का निर्णय किया गया है। तो अभी आप इसके आधे भाग का आनंद लीजिए और पुनः आपके समक्ष इसका दूसरा भाग प्रस्तुत किया जाएगा। और आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल में असिस्टेंट प्रोफेसर तथा UGC नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई समस्त कहानियों का